हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल टेलर आपका स्वागत करता हूं अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल एसविस स्कूल कानूता पे। तो इतने दिन 12th क्लास की कक्षाएं चल रही थी, जिसमें आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स की निरंतर कक्षाएं चल रही थी बिना डिस्टर्ब हुए। केमिस्ट्री के व्याख्याता सुनील सर आपको केमिस्ट्री टीच करवा रहे थे और पीके सर आपको फिजिक्स टीच करवा रहे थे। तो सर ने सोचा कि 12th के साथ साथ 10th की कक्षाएं भी स्टार्ट करवाएं। तो आज मैं आपको मैथ के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 11 नंबर का आता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, और 11 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, जिसके 3 पार्ट दे रखे हैं आपकी मैथ की बुक में। जो आरबीएससी की मैथ की बुक है उसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, जो तीनों ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट हैं। तो देखना, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का फुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब जो भी इन दोनों चैप्टरों में फॉर्मूला आएंगे या जो भी टेबल आएगी, 2 टेबल है, वो भी आपको इधर क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरे इस चैप्टर को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके लाल बट्टा कक्का वाला फॉर्मूला है वो आप 9th क्लास में एक्सप्लेन के साथ पढ़ रखा है, जिसमें साइन थीटा, वो जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, मतलब लंब बट्टा कर्ण जो भी होते हैं वो आपको 9th क्लास में देखने को मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूला है वो लाल बट्टा कक्का वाला, उसको एक तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान रखना, उसका एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो 9th क्लास में आ चुका है। और आपकी जो निरंतर कक्षाएं स्कूल में जारी होगी उस क्लास में मतलब वो आपको एक्सप्लेन सहित बता दिया जाएगा। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, जितना आपके सिलेबस में उतना ही स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो देखना, मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की। इसमें 3 पार्ट रहेंगे आपके, जो मैं लिख रहा हूँ, जिसमें मैं आपको केवल दो पार्ट का बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि उन 2 पार्ट के मेन फॉर्मूला है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, जिसमें चैप्टर नंबर 6 रहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात और चैप्टर नंबर 7 रहेगा त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ठीक है, तो मैं 2 पार्ट में बात करूंगा। अब देखना, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है त्रिकोणमिति। ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति। और ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। 1 नंबर पर बात करते हैं ट्राई, और जिसमें 2 नंबर पर बात होती है गोन, 3 नंबर पर आपके आता है मेट्रोन। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि 3 भुजाओं की लंबाइयां किस में होती है? त्रिभुज में होती है। तो मैं कह सकता हूं ट्रिग्नोमेट्री में, अब देखो मेरे को कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब भुजा, मेट्रोन का मतलब मापन। तो मैं यहां से एक आइडिया लगा सकता हूं कि इस चैप्टर के अंदर किसकी बात होने वाली है। ट्राइंगल बोले तो त्रिभुज, ट्राइंगल में भी देखो ट्राई शब्द छुपा है, तो बात कर सकते हैं त्रिभुज की। अब कौन से त्रिभुज की इस चैप्टर के अंदर बात होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं इनका हिंदी में शाब्दिक अर्थ लिख देता हूं। ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3। गोन का मतलब क्या हो गया? भुजा। और मेट्रोन का मतलब क्या होता है? मापन। तो 3 भुजाओं का मापन जिस शाखा के अंदर किया जाता है, या जिस त्रिभुज का हम अध्ययन करते हैं, 3 भुजाओं से गिरिबंध आकृति को बोलते हैं त्रिभुज। यानी त्रिभुज का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, इसकी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफिनेशन थोड़ी अलग है, तो वो डिफिनेशन क्या रहती है देखना। और ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये तो इनके मीनिंग है। इनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्द रहते हैं, एक तो रहता है ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोन और दूसरा रहता है मेट्रोन। तो देखना, मैं आपके यहां पर लिख रहा हूं त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कौन कौन से हैं?
ट्रिग्नोन वे मेट्रोन। कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ट्रिग्नोन वे मेट्रोन से हुई है। अब देखना ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है, त्रिभुज। ठीक है, ट्रिग्नोन ध्यान से समझना, ये वर्ड है मेरे पास ट्रिग्नोन। दूसरा वर्ड मेरे पास क्या है, मेट्रोन। ठीक है, मेट्रोन का मैंने यहां पर अर्थ बताया, हिंदी में क्या होता है, मापन। मेट्रोन को क्या कहा जाता है, मापन। ट्रिग्नोन दो वर्ड छिपे हैं, देखो ध्यान से, ट्राई और गोन। जो भी मैंने बताया, गोन का मतलब क्या हो गया, भुजा, और ट्राई का मतलब क्या हो गया, तीन। तो ट्रिग्नोन वैसे देखे तो अलग अलग खंड में विभाजित करने पर ट्राई का मतलब तीन आया, गोन का मतलब भुजा। वैसे ट्रिग्नोन बोला जाता है त्रिभुज को, और मापन का मतलब माप, या मतलब कह सकते हैं कि उनकी जो भुजा होती है उसकी लंबाई की माप। ठीक है, तो ट्रिग्नोन का वैसे अर्थ क्या होता है मेरे पास, त्रिभुज। त्रिभुज का सिंबल ये रहता है, ध्यान में रखना, मैं शॉर्टकट यूज करूंगा आगे। तो त्रिभुज का सिंबल ये, यानी त्रिभुज का माप जिस शाखा के अंतर्गत, या त्रिभुज का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति। तो देखना इसकी उत्पत्ति मैंने बताई दी। अब ये बात करेंगे त्रिकोणमिति की डेफिनेशन की, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखना त्रिकोणमिति की डेफिनेशन क्या रहती है, मैं क्लियर कर रहा हूं, आपको नोट्स में मिल जाएगा सब कुछ। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति की डेफिनेशन, जो आपके 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। टेंथ क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इस परिभाषा की बात करता हूं। त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है, तो क्या होती है कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं व कोणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति। रटे रटाई कुछ भी बात नहीं है। इस डेफिनेशन को मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी कंप्लीट करवा के बताऊंगा। तो मैं कह सकता हूं परिभाषा क्या होगी कि गणित की वह शाखा, भाई बात तो गणित की चल रही है, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं वे कोणों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री बोले तो त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन होगी कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं वे उसके कोणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति। बात आती है भुजा की और बात किसकी आती है, कोण की। तो मैं कोण को एक्सप्लेन करके बताता हूं कि कोण होता क्या है, कोण को कैसे शो करते हैं, क्या आपके इस चैप्टर के अंदर कोण को किस साइन से शो किया जाता है। तो देखना, बात करता हूं मैं कोण की। कोण जिसका अंग्रेजी मीनिंग है एंगल। कई बच्चे ये मत सोच लेना कि कोण का अंग्रेजी मीनिंग एंगल है तो इसको ए से शो किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोण को प्राय कर कई चैप्टरों में या मतलब लगभग पूरी इस मैथ्स के अंदर थीटा से शो किया जाता है। थीटा इस कोण का क्या होता है, प्रतीक। प्रतीक चिन्ह क्या रहता है कोण का, थीटा। इसको किससे पढ़ेंगे, थीटा से। ठीक है, कोण होता क्या है, अब देखना आपको, आपने मतलब जब भी पिछली कक्षाओं में ग्राफ बनाया होगा तो आपको दो एक्सिस का पता रहना चाहिए। एक तो होती है एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर वाली होती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पर डिपेंड करती है, तो वो देखना। ये क्या है, समतल।
समतल में मैं क्या बना रहा हूं, ग्राफ के रूप में क्या बना रहा हूं, एक्स एक्सिस, और इधर एक्स एक्सिस की क्या रहती है, नेगेटिव वैल्यू, जिसको एक्स डैश से शो करते हैं। ये हो गई वाई एक्स और ये क्या हो गई वाई डैश, यानी नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यू और ऊपर क्या रहती है, पॉजिटिव वैल्यू। ऐसे समझ सकते हो कि हमेशा ही ऊपर वाला क्या रहता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसमें मूल बिंदु की। तो मूल बिंदु कौन सा होता है, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहां पर है, ये बिंदु, जिसको किससे लिखते हैं, ओ से। ओ यहां पर क्या है, मूल बिंदु, ध्यान में रखना, ओ क्या है, मूल बिंदु। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि अभी मेरे को कुछ यहां पर ग्राफ में बनाना है। अब देखना, ओ एक्स क्या है, एक रेखा, यहां पर मैं एक रेखाखंड मानता हूं ओ पी। भाई एक बिंदु मैंने क्या लिया यहां पर, पी, जो इस समतल में कौन से में एक्स और वाई वाले पॉजिटिव भाग में मैंने एक बिंदु क्या लिया, पी। इसको मैं डैश 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 से मिला रहा हूं, या पूरी एक सीधी स्ट्रेट लाइन से मिला, सरल रेखा से मिला दिया, तो रेखाखंड कौन सा बना, ओपी। ठीक है, अब देखना, ये रेखाखंड वैसे माने तो देखो इसके बिल्कुल पास पास में था ओपी रेखाखंड, धीरे धीरे ये कहां पर आ गया, यहां पर। ठीक है, अब ये देखो घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी है, घड़ी इस साइड घूमती है दक्षिणावर्त में, वामावर्त दिशा कौन सी होती है, घड़ी की विपरीत दिशा। ध्यान रखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं, वामावर्त दिशा कौन सी होती है, घड़ी की विपरीत दिशा। दक्षिणावर्त को लिख सकते हैं घड़ी की दिशा में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कोण की। तो ये रेखाखंड ओपी धीरे धीरे घूमकर यहां पर आ गया, किसके चारों ओर घूम रहा है, ध्यान देना, मूल बिंदु के सापेक्ष घूम रहा है। भाई केंद्र बिंदु क्या है इसका, ओ को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो ये इसके सापेक्ष, देखो हम प्रकार से जब चाप निकालते हैं तो एक केंद्र बिंदु तो मानते ही है, फिर यूं चाप खींचते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ पर नोक को टच किया और इस रेखाखंड ओपी को मैंने क्या किया, इस मूल बिंदु के चारों तरफ पे घुमा दिया। अब ये कौन सी दिशा में घूमता है, वो उसके आधार पर कोण के कितने भाग बना दिए गए हैं, दो। कौन कौन से, धनात्मक कोण और एक कौन सा आता है, ऋणात्मक कोण। अब देखो, अगर ये इस साइड घूमता है घड़ी की दिशा में, तो ये देखो धीरे धीरे इधर भी आएगा, तो इसको क्या मानता हूं मैं, पी डैश, दूसरा बिंदु, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट में आ गया, इसको मैंने पी डैश ले लिया। जैसे ही ये घड़ी की देखो विपरीत दिशा में आएगा, ये तो घड़ी की दिशा में आ गया, ये घड़ी की विपरीत दिशा में आएगा तो वही भाग रहेगा ओपी। ठीक है, तो जैसे ही देखो ये घड़ी की दिशा में धीरे धीरे बढ़ने लग गया, तो यहाँ पर देखो एक झुकाव आ रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ झुकाव तो आ ही रहा है, जिसको क्या कहते हैं, थीटा। और थीटा को मैंने क्या बताया था, कोण। ये किसकी डेफिनेशन निकल के आई मेरे पास, कोण की। अब बात करता हूं धनात्मक कोण, और एक कौन सा होता है, ऋणात्मक कोण। ठीक है, तो कोण की डेफिनेशन मैं कैसे लिख सकता हूं कि माना समतल में एक रेखा OX है, जिसमें मैंने एक रेखाखंड OP माना, तो रेखा OX से प्रारंभ होकर मूल बिंदु के चारों ओर घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में क्या करता है, परिक्रमण, जिसके कारण रेखा OX और रेखाखंड OP के मध्य एक झुकाव उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है, कोण। अब देखना, मैं आपको ये डेफिनेशन मेरे नोट्स में मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो के अंदर मतलब हर चीज हमें सेट करनी है। अब कोण के टाइप कितने हो गए, दो, धनात्मक कोण और कौन सा होता है, ऋणात्मक कोण। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, कोण दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर पर आता है धनात्मक कोण, और नंबर दो पर कौन सा आता है, ऋणात्मक कोण। अगर मैं धनात्मक कोण की बात करूं तो धनात्मक कोण की डेफिनेशन क्या होगी कि जब रेखाखंड OP रेखा OX मतलब रेखा OX से प्रारंभ होकर रेखाखंड OP जब घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करेगा, तो उस कोण को क्या कहेंगे,
धनात्मक कोण। यानी कि जब वो घड़ी की विपरीत दिशा में रेखा OX के साथ घूर्णन करते हुए जो झुकाव उत्पन्न करेगा उसे धनात्मक कोण कहेंगे। कोण तो कहते ही हैं, पर वो कौन सा कोण होगा? धनात्मक कोण। धनात्मक कोण देखो अब घड़ी की विपरीत दिशा में इधर ही तो आ रहा है, तो झुकाव कौन सा हो रहा है? ये थीटा। कोण कौन सा बना? मध्य बिंदु। कोण कौन सा है? O। ये तो मेन कोण किसके साथ बन रहा है? O को। तो हमेशा ही O को क्या लेंगे? बीच में। रेखा कौन सी है? OX। X ले लिया। O मध्य, हमेशा ही कोण को मध्य में रखते हैं, सबको ध्यान रहना चाहिए, छोटी क्लासों की बात है ये। कौन सा हुआ? P। XOP क्या है यहाँ पर? धनात्मक कोण, क्योंकि ये घड़ी की किसकी दिशा में? विपरीत दिशा में। जब रेखाखंड OP रेखा OX से प्रारंभ होकर घड़ी की दिशा में घूर्णन या परिक्रमण करेगा तो उसे क्या कहेंगे? हमें ऋणात्मक कोण। तो देखो ये घड़ी की विपरीत घड़ी की दिशा में आ रहा है, तो देखो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? XOP डैश, जो कौन सा कोण है? ऋणात्मक कोण। ये आपके कोण की बात होगी, जो आपका मतलब समझने का बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब कोण के बाद में मैं बात करता हूँ आपके पाइथागोरस थ्योरम की। बोले तो पाइथागोरस प्रमेय, जिसको पढ़ने से पहले मैं समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में समकोण त्रिभुज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, जिसमें आपको कर्ण, लंब, इनका भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अब कोण को भी दो पद्धतियों में मापते हैं, डिग्री माप और रेडियन माप। जो आपकी टेबल में दे रखा है उससे मैं बता दूंगा कि डिग्री माप कौन सी होती है और रेडियन माप कौन सी होती है। यह आपके 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोण के बाद पाइथागोरस प्रमेय। तो कोण की डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको। बात करता हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय की। यह भी चैप्टर नंबर 6 का बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जिसको पढ़ने से पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बेसिक नॉलेज बता देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ध्यान से देखना। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं बात करता हूं समकोण त्रिभुज की कि समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है। समकोण त्रिभुज कोई सा भी मैंने बना लिया समकोण त्रिभुज। ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का नाम आते ही मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री का कोण मेरे पास बन रहा है। ये 90 डिग्री का साइन होता है। भुजा मैंने दे दी ABC, चाहे कुछ भी दे दो शीर्ष के नाम, चाहे शीर्ष यहाँ पर A लिख दो, कोई उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ABC भुजा है। ठीक है, हमेशा ही ध्यान रखना कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी होती है, कर्ण, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा मेरे पास कौन सी आ रही है, देखो BC, और ये देखने में भी सबसे बड़ी भुजा लग रही है। तो कर्ण कौन सी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो ये कौन सी भुजा है, कर्ण, जिसको किससे शो करते हैं, K से। ठीक है, ये अपने पास कौन सी भुजा है, आधार, जिसको किससे शो किया जाता है, A से। और ये जो लंब है सामने देखो, देखने से पता चल रहा है, मान लो ये रेखा बना दी मैंने, मूल बिंदु O मान लो। अभी मैंने पीछे एंगल की बात की थी। अब देखो ये इस जो भुजा है, मान लो ये A डैश मान लिया मैंने, A डैश और C के मध्य देखो जो बिंदु A है, इस पर ये देखो भुजा है जो AB लंब नहीं है क्या, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, लंब। इस प्रकार ये इनका क्या पड़ गया, नेम। आधार
हर चीज किस पे टिकी हुई होती है? आधार पे टिकी हुई होती है। तो जैसे ये देखो लंब किस पे टिका है? आधार पे, और ये करण होती है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है ध्यान से देखना। और एक बात और ध्यान रखना कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, कभी नहीं होती है, ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने ये त्रिभुज बना लिया, ठीक है, ये कौन सा है? 90 डिग्री। सी को मान लो मैंने क्या माना? थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी बताऊंगा कैसे होगा, ये आगे, ये थोड़ा आगे का टॉपिक है, वो भी आएगा कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा मैंने क्यों लिखा, सब कुछ बताने वाला हूं। अब देखना कि मेरे पास मान लो, पहले मैं समकोण त्रिभुज की बात कर लेता हूं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक अंत है कोण, कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसका एक अंत है कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब देखना अंत्य कोण क्या होता है। जो ये अंदर वाले जो कोण होते हैं शीर्ष वाले, इनको क्या बोला जाता है? अंत्य कोण। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। नोट में लिखा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। त्रिभुज के सभी अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी मैं कह सकता हूं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर मेरे पास कितना आएगा त्रिभुज में? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखना कोण A कितना दे रखा है? 90 डिग्री। तो मैं यहां पर वैल्यू पुटअप कर देता हूं। कोण A की कितनी है मेरे पास? 90 डिग्री। प्लस कोण B मेरे पास कुछ भी नहीं दे रखा, ये तो मेरे को पता था इसलिए मैंने तो यहां पर टाइप कर दिया। पर आपको कैसे पता चलेगा कि कोण भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा? यहां से देखना, इसका सॉल्यूशन आएगा। कोण बी को जैसा है वैसा रहने दो। कोण सी मेरे पास कितना है? थीटा इक्वल कितना दे रखा है? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखना कोण बी की वैल्यू मेरे पास है ही नहीं, मेरे को फाइंड करनी है। तो कोण बी बराबर मैं क्या करूंगा? 180 डिग्री। 90 इधर किसका था? प्लस का। पक्षांतरण करने पर आरएचएस साइड में किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये थीटा भी इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का। तो कोण बी बराबर क्या आ गया मेरे पास? देखो 180 में से 90 माइनस किए तो कितने बचे? 90 डिग्री माइनस का कितना रहा मेरे पास? थीटा। तो ये कोण बी की वैल्यू यहां से निकल कर आई है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण वे कोण होते हैं जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से क्या होती है? लेस, बोले तो कम होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास से समकोण त्रिभुज की बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। अब मैं बात करता हूं पाइथागोरस थ्योरम की। बोले तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है देखना ध्यान से, यहां पर लिख रहा हूं मैं। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह आपके पाइथागोरस प्रमेय रहती है। तो ध्यान से समझना, बात किसकी चल रही है? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं
समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अभी मैंने बताया था समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग करना है। वर्ग नाम मत भूल जाना, नहीं तो पूरा प्रमेय गलत हो जाएगा, ध्यान में रखना। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण के वर्ग के इक्वल यानी बराबर होता है। ये आपके पाइथागोरस थ्योरी में रहती है, बोले तो पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसको मैथमेटिक्स मेथड में कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना कि मेरे को पता है, देखो यहाँ पर समकोण कौन कौन सी भुजाएं बना रही है। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं इस आधार को हटा देता हूं तो क्या समकोण बन रहा है? भाई आधार है ही नहीं, तो ये ए बी भुजा किस पे टिकी हुई है? बन रहा है क्या समकोण? आप बोल तो दोगे कि सर ये लंब है ना, दिक्कत कहाँ है, समकोण बन रहा है, पर ये टिकी कहाँ है भुजा? अरे इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे ही मैंने देखो ये आधार बना दिया तो इसका अस्तित्व हो गया, क्योंकि ये देखो कितना कोण बना रही है, 90 डिग्री। अब मैंने ये लंब हटा दिया तो केवल आधार से बन जाएगा क्या 90 डिग्री? नहीं बनेगा। तो ये देखो अब 90 डिग्री। अब देखो समकोण कौन कौन सी भुजाएं बना रही है, जो मैंने ब्लू मार्कर से एरो कर रखा है। देखो भुजा ए बी और ए सी दोनों क्या बना रही है? समकोण। तो देखना मैं यहां पर लिखता हूं कि समकोण वाली भुजा कौन कौन सी है? ए बी बराबर ए सी, दोनों भुजाएं क्या बना रही है? समकोण। तो देखो परिमेय क्या कहती है? समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग। एक बार इतनी दूर तक बात करता हूं समझने के लिए। अब देखो इसको मैथमेटिक्स मेथड में लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो मैं पहले भुजाओं को लिख देता हूं ए बी, और एक भुजा मेरे पास कौन सी रही थी? ए सी के वर्गों का योग। पहले योग की बात करता हूं, तो मैंने कर दिया दोनों का योग के वर्ग, इनका वर्ग कर दो, कोई दिक्कत, वर्गों का योग। अब आगे बढ़ो, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण के, इस नाम को देखो इक्वल, इक्वल का साइन लगा दिया। कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा है? देखो बीसी, भुजा बीसी लिख दी। के वर्ग, इसका भी वर्ग कर दो, के बराबर होता है। ये आपका आ गया गणितीय मेथड पाइथागोरस प्रमेय का। तो ए बी को यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? आधार, आधार ए बी है तो आधार को ए से शो करते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस ए सी लंब है, लंब को एल से शो किया जाता है, ध्यान रखना। एल स्क्वायर बराबर कर्ण को के से शो किया जाता है। जो कर्ण वाली भुजा है बीसी है, यहाँ पर बीसी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? के। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यह आपके इस टॉपिक के अंदर है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की कहां पर आवश्यकता पड़ी? कोई आपको पूछ ले कि आपने पाइथागोरस प्रमेय तो रट रखी है, पर इसकी जरूरत कहां पड़ती है? तो मैं बताता हूं आपको, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो पाइथागोरस प्रमेय फॉलो करके या पाइथागोरस प्रमेय का रूल अप्लाई करके आप उसकी थर्ड गुण प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक आप एक बार देख लो इनको। आगे बढ़े, पाइथागोरस प्रमेय की बात होगी। तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं उस पे बेस में दो एग्जाम्पल बताता हूं। एक तो मैंने जो ये डायग्राम क्यों बनाया था इसका भी रीजन दे देता हूं, और एक ये क्यों बनाया इसका भी रीजन दे देता हूं। तो ध्यान देना मेरी बात पर। एक बार मैं समकोण त्रिभुज की जो भी मैंने यहाँ पर राइटिंग की इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। वापस बता दूंगा मैं एक बार। पाइथागोरस प्रमेय मेरे पास क्या थी?
कि कर्ण स्क्वायर बराबर, अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं क्योंकि मैंने अभी आपको फुल एक्सप्लेन में बता दिया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके था, आधार स्क्वायर प्लस क्या था, लंब स्क्वायर। ठीक है, तीन ही भुजाएं, कर्ण आधार और लंब कितनी भुजाएं, 3। ठीक है, अब देखना मैं आपको वो दोनों डायग्राम बना के बताता हूं कि दोनों में फर्क क्या है, क्या डिफरेंट है दोनों में। ये तो शॉर्टकट हो गया, 1 नंबर दे देता हूं। नंबर 2 डायग्राम ये रहा, ये तो 90 डिग्री है ही, सॉरी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं। यहां पर मैंने कौन सा कोण दिया, थीटा, कोण का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, थीटा। 3 नंबर पर मैं बात करता हूं इस डायग्राम की, जिसमें ये 90 डिग्री है ही, अब की बार मैंने सी को क्या ले लिया, कोण थीटा। ठीक है, अब देखना कि अगर आपको इसकी वैल्यू दे दे ए बी की 3 और इसकी वैल्यू दे दे किसकी, ए सी की कितनी, 4, और बोल दे ये भुजा ज्ञात करो कौन सी, बी सी। ठीक है, तो मैंने अभी बताया पाइथागोरस प्रमेय कहाँ काम आती है, त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं दे रखी हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो कौन सा रूल लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम वाला। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, और मैंने भी क्या बताया, 90 डिग्री के सामने की भुजा में से क्या होती है, कर्ण। तो मेरे को क्या चाहिए यहाँ पर, कर्ण। अब ये बोलेगा क्वेश्चन में, अगर आपको ये बोल दे कि कोण सी को लेते हुए, तब आप इसको कर्ण नहीं मानोगे, अभी मैं बता दूंगा इसका रीजन क्या है। पर अगर आपको डायरेक्ट 90 डिग्री का समकोण दे दे और ये जैसे मैंने अभी लिखा है इस प्रकार दे दे और पूछ ले कि भुजा तीसरी जो ये कर्ण है, बीसी भुजा ये निकालो, तो कैसे निकालेंगे देखना कि मेरे को पता है पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ से मैं पुटअप कर रहा हूँ इन वैल्यू को। कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आधार स्क्वायर। आधार मेरे पास कितना है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस लंब स्क्वायर, लंब मेरे पास कितना है, 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 16 और 9 को ऐड किया कितना है, 25। इधर से स्क्वायर हटाते ही उधर क्या लगता है, रूट। पिछली क्लास में पढ़ रखा है आपने, तो कर्ण बराबर कितना जाएगा, √25। √25 की वैल्यू कितनी होती है, 5। अगर भुजा सेंटीमीटर में दे रखी हो तो सेंटीमीटर में लिखना है, अगर मीटर में दे रखी हो तो मीटर में लिखना है। ये भुजा दे रखी होगी आपको, मैं यहाँ पर सेमी लिख देता हूँ। ठीक है, 5 सेमी कितना आ गया आंसर है, भुजा बीसी का। ठीक है, चलिए अब इस कर्ण को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। भुजा बीसी बराबर या कर्ण बराबर कितना आ गया मेरे पास, 5 सेंटीमीटर। अब देखना कि 90 डिग्री के सामने की भुजा तो क्या होती है, कर्ण होती है, सबको पता रहना चाहिए। अब क्वेश्चन अगर ये दे दे कि कोण बी को मानते हुए अज्ञात भुजा की लंबाई ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आ गया कि कोण बी को मानना है, 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं है। कोण किसको मानना है, बी को। बी मेरे पास कितना है, थीटा मानना है, एज्यूम करना है, थीटा दे रखा है। कोण से मतलब नहीं है कि कितना वैल्यू होनी चाहिए कोण की, वो ये नहीं पूछेगा। उसको तो भुजा से मतलब है कि जो अज्ञात भुजा की लंबाई है वो ज्ञात करो, मतलब जो भुजा की लंबाई नहीं दे रखी है उस भुजा की लंबाई हमें क्या है, निकालनी है। ठीक है, अब देखो बात करता हूं उसी प्रकार, ये दे रखी है मान लो 3 मीटर, ये भी कितनी दे रखी है, 4 मीटर। अब वापिस बात आ गई कौन सी भुजा की, कर्ण की। ठीक है, या आप मान लो ये दे रखी है आपको 4 मीटर। अभी बोलोगे सर आप तो सेम करवा रहे हो, चलो इसको 4 मीटर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, भुजा AC की। अब कई बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको आधार मानेंगे। अरे मानोगे, मेरे को पता है इसके अकॉर्डिंग आप इसको भी आधार मानोगे और इसको कर्ण और इसको लंब। वो बात केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है जब तक वो अन्यथा कोण का नहीं बोले। अब की बार देखो कोण बी का स्पष्ट नाम दे रखा है कि कोण बी को मानते हुए हमेशा ध्यान रखना थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा देखो कौन सी है, ये होती है
लंब। अब कोण बी का बोल दिया अगले ने, तो थीटा के सामने की भुजा कौन सी होती है? लंब। अब आधार कौन सा रहा? ये, और कर्ण वो ही हो गया। कर्ण को हमें नहीं पहचानना है क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा ही कर्ण ऑलरेडी होती है, बस कन्फ्यूजन लंब और आधार में रहेगी। अगर वो कोण बी का बोले तब तो ये लंब होगा और ये कौन सा रहेगा? आधार। अब 3 नंबर का एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं इस 2 नंबर तक ही सीमित रहता हूँ। 3 नंबर आपको समझा देता हूँ कि इसमें लंब कौन सा होगा। अब की बार देखो, इसी प्रकार आपको बोल दे कोण सी को मानते हुए उस डायग्राम में अज्ञात भुजा की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पर अज्ञात भुजा कौन सी है? ऐसी। ठीक उसी प्रकार मान लो आपको यही वैल्यू दे दे 3 और ये दे दे कितनी? 4 मीटर में, जो भी आप समझ लेना। अब देखो थीटा कौन, सॉरी ये दे दे आपको 3 मीटर। अब मेरे पास अज्ञात भुजा कौन सी है? ए बी। मेरे को इसकी लंबाई फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा? थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब, अभी मैंने बताया। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो देखना थीटा के सामने की भुजा लंब, जिसको एल से शो करते हैं, यानी अब देखो थीटा के जो ये बेस में बिल्कुल, मतलब थीटा किस पे टिका हुआ है? आधार पे टिका हुआ है, क्योंकि लंब तो ये आ ही गया। जब तक वो आपको ऐसा नहीं बोले कि कोण किसको मानना है, तब तक आप यही अप्लाई करेंगे, यही चीज। ठीक है। और जैसे ये बोलते फिर आप ये वाला रूल लगा देंगे कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। ठीक है। अब देखो मैं इसमें वैल्यू फाइंड करता हूँ अज्ञात भुजा की। आंसर देखना इसका, पाइथागोरस प्रमेय लगा दे। मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लंब की। कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार बता रहा हूँ, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी। ठीक है। तो लंब का स्क्वायर, रटी रटी बात ऐसे मत रट लेना कि जो आधार बेस में, मतलब जिस पे भुजा टिकी हुई होती है उसको हमेशा ही आधार ही बोलते नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लंब की। तो मैं देखो लंब की जगह एल से शो करते हैं, तो ये पड़ा ही है क्योंकि मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आधार मेरे पास कितना है? 3 मीटर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। कर्ण मेरे पास कितना है? 4। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। ठीक है। अब देखो लंब स्क्वायर बराबर 16 में से 9 को घटाएंगे, कितना आएगा? 7। जैसे ये स्क्वायर इधर से हटाऊंगा तो उधर क्या लग जाएगा? रूट। और दे रखा किसमें? ये ध्यान रखना, मीटर में दे रखा है, तो मीटर। तो मेरे पास लंब या बोले तो भुजा कौन सी है? ऐसी। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? √7 मीटर। इसी प्रकार आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन के रूप में मान लो आपको करना है घर पे। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय तक मेरी बात हो चुकी है। अब मैं त्रिकोणमिति, मतलब त्रिकोणमिति अब स्टार्ट होने वाली है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो पिछली क्लासों में भी आप पढ़ते आए हो। ठीक है। अब त्रिकोणमिति की बात करता हूँ, जिसमें आपके 6 त्रिकोणमिति फलन या त्रिकोणमिति अनुपात बोल सकते हो। रोको गुरुजी। तो बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की या त्रिकोणमितीय फलनों की। तो आपके त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसमें 6 त्रिकोणमितीय फलन या 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखना। उससे आगे मैं आपको उनके व्युत्क्रम सूत्र भी बताऊंगा, और उसके बाद में आपको जो वो लाल बट्टा कक्का वाला फॉर्मूला था वो उन व्युत्क्रम सूत्र के बाद बताऊंगा, ताकि क्या है कि आपको साइन की वैल्यू तो पता हो जाएगी पर कोसेक की वैल्यू भी उससे समझ आ जाएगी। ठीक है। और 2 रेशियो वाले सूत्र है वो भी बताऊंगा, टेन थीटा और कोड थीटा वाले। अब मैं बात करता हूं त्रिकोणमिति अनुपातों की। अब ऐसे मत बोलना कि सर त्रिकोणमिति अनुपात की डेफिनेशन बताओ, ऐसी कोई बात नहीं है, आती नहीं है। पर क्या है कि आपके सिलेबस में इतना डीपली नहीं जा सकते क्योंकि आपका है ही इतना ही सिलेबस। फिर भी मैं आपको बहुत सारा कुछ मैटर बता रहा हूं। अब देखना त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चैप्टर ही ऐसा है कि अगर आप इसको डेली रीड करोगे तो ही ये समझ आएगा, अन्यथा ये सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ बेकार मान लो। ठीक है। जब आप डेली इस वीडियो को देखेंगे, इसको सीन करेंगे, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा कि ये भी सोच रहे हैं कि इतना लंबा क्यों वीडियो बना रहे हो। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तो देखना त्रिकोणमिति अनुपातों की बात करता हूं। इंग्लिश में बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक
रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? तो मैं आपको बिना टाइम खराब किए डायरेक्ट 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहा हूँ। कई इनकी कहानी भी सुनाते हैं, ऐसी कुछ भी काम नहीं है, अपने को तो पढ़ना है बस और इनको समझना है कि ये क्या होते हैं। अगर फॉर्मूला में कोई दिक्कत हो तो वो मेरी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। फॉर्मूला बिल्कुल कंटेस्ट करवा दूंगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं देखना। नंबर 1 पर बात करता हूँ साइन थीटा, 2 नंबर पर होता है कोस थीटा, 3 नंबर पर होता है टेन थीटा। ये क्रम क्यों लेके चल रहा हूं इसका भी आपको रीजन मिल जाएगा। 4 नंबर पर होता है कोट थीटा, 5 नंबर पर होता है सेक थीटा और 6 नंबर पर आपके आता है कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखना जो ये थे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, इनकी बात होगी। अब इनको पढ़ने से पहले मैं आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम सूत्र होते हैं उनका थोड़ा बेसिक नॉलेज दे देता हूं। उसके बाद में मैं लाल बटा कक्का को भी टीच करवाऊंगा, वो भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखना जो व्युत्क्रम सूत्र होते हैं कौन कौन से होते हैं। व्युत्क्रम सूत्र में मैं नंबर 1 पर बात करता हूं साइन थीटा। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ? उल्टा, यानी उसका अपोजिट। साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 बाई कोसेक थीटा, बोले तो 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखना अगर साइन थीटा का 1 अपॉन कोसेक थीटा अपोजिट है तो देखना जब मैं इस कोसेक थीटा को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं तो ये कोसेक थीटा इधर आ जाएगा और साइन थीटा इस 1 के बटा में चला जाएगा। तो ऐसे भी कह सकता हूं कि कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। ध्यान में रहना चाहिए। 2 नंबर पर बात करता हूं कोस थीटा की। कोस थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन, सॉरी इससे पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कोई आपको अरे पूछने वाले बहुत सारे होते हैं, कई ऐसे भी पूछ ले कि भाई मेरे को एक बात बता कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो देखना इस साइन थीटा को मैं इस कोसेक थीटा से इंटू करवाता हूं तो ये LHS साइड हो गई, वो कौन सी साइड है? RHS। तो RHS में क्या बचा मेरे पास? 1। तो साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? क्या आपको कई क्वेश्चनों में डायरेक्ट पुटअप भी करनी होगी, ताकि अगर आपको ये मतलब कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रखा होगा तो उन क्वेश्चनों में आपको इजी करने में, मतलब जो आप उनका हल निकालोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 नंबर पर बात करता हूँ कोस थीटा की। कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1 अपॉन सेक थीटा। अब मैं इसी प्रकार कह सकता हूं कि सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा। भाई मैंने जिस प्रकार ट्रांसफर किया उसमें आप उसी प्रकार इसमें भी कर लेना। सेक थीटा का क्या हो गया? 1 अपॉन कोस थीटा। इसी प्रकार आपको कहीं पूछ लें कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, इसकी भी वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 1। ठीक है, 3 नंबर पर बात करता हूं टेन थीटा। टेन थीटा व्युत्क्रम होता है कोट थीटा का। इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने साइन का कोसेक बताया और कोसेक का साइन बताया, कोसेक का कैसे निकाला, इसी प्रकार आप कोट का निकाल सकते हो कि कोट थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, इतनी बात होगी। अब टेन थीटा गुणा कोट थीटा की वैल्यू पूछ ले कि क्या होती है, तो टेन थीटा गुणा कोट थीटा देखो वही आ जाएगा क्या? 1। ठीक है, इतना मैटर मैंने बता दिया। अब मैं आपको वो लाल बटा कक्का वाला फॉर्मूला बताता हूँ। अब समझने भी थोड़ी इजी होगी, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करता हूँ लाल बटा कक्का वाले फॉर्मूले की। लाल बटा कक्का। अब देखो साइन का होता है लंब बटा कर्ण। कैसे आया, क्यों आया, वो आपके इस चैप्टर में दे तो रखा है, पर इतना गहराई से कोई पूछता भी नहीं है। वो आपके उस प्रकार निकलेगा कि सम्मुख भुजा बटा कर्ण, आसन भुजा बटा लंब, मतलब कुछ इस प्रकार का मैटर है। थोड़ी भुजाएं समझनी होगी आपको, इतना गहराई से मत जाना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, आप सिंपली याद रखना लाल बट्टा कक्का। फर्स्ट होता है साइन, सेकंड होता है कोस, और ये थर्ड वाला पार्ट होता है कोट, सॉरी टेन। ठीक है, तो साइन थीटा किसका हो गया? लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, कोस थीटा क्या हो जाएगा मेरे पास? आधार बट्टा कर्ण। देखो साइन बाद में क्या आया? कोस। उसके बाद में 3 नंबर पर देखो, 3 नंबर पर ये, 3 नंबर पर है, तो देखो कंपेयर करवाओ, तुलना करवाओ। टेन थीटा क्या हो गया? लंब बट्टा
आधार। कोट थीटा की बात करता हूँ, सेक थीटा की और कोसेक थीटा की बात करता हूँ, तो आ जाओ व्युत्क्रम सूत्र पर। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण साइन। अब कोसेक देखो किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो साइन का अपोजिट यानी लंब बटा कर्ण का अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर्ण बटा लंब। यानी इसको यहां से वापस पढ़ते जाओ, टेन, फिर ये क्या हो जाएगा कोट, फिर ये क्या हो जाएगा सेक थीटा, फिर ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, यानी इनका अपोजिट करते जाओ। ठीक है, ये समझने के लिए था। अब देखो सेक थीटा की बात करता हूं, तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कोस थीटा का। कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण है, इसका अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। कोट थीटा की बात करता हूं, तो कोट थीटा किसका अपोजिट होता है, टेन थीटा का। टेन थीटा मेरे पास था लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार का अपोजिट क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। तो ये आपके इनकी बात होगी। अब देखो कहीं ये बोल दे कि हमें ये प्रूव करके दिखाओ कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा इक्वल कितना होता है 1। तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से रख दो, लंब बट्टा कर्ण। देखो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, लंब बट्टा कर्ण, बीच में गुणा का साइन चल रहा है। कोसेक थीटा की वैल्यू यहां से पुटअप कर दो, क्या है मेरे पास कर्ण बट्टा लंब। कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब से क्या हो गया लंब कैंसिल, तो बचा कितना एक। भाई सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो 1 ही बचता है। तो उधर RHS में भी तो देखो क्या है 1, और LHS में भी मेरे पास क्या है 1, तो 1 = 1, यानी ये बात बिल्कुल सत्य है। इसी प्रकार आप नीचे वाले फॉर्मूलों को भी प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाल बट्टा कक्का वाला फॉर्मूला भी आपके कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताई दी, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं बताई दिया, व्युत्क्रम सूत्र भी बात हो गई। अब दो कुछ महत्वपूर्ण रेशियो वाले फॉर्मूला रहते हैं जिनकी बात कर देता हूं। 3 नंबर तक बात हुई थी, 4 नंबर में ध्यान से देखना कि टेन थीटा और ये रेशियो वाले सूत्र दो ही है। कौन कौन से, एक तो टेन थीटा वाला, एक कौन सा है कोण थीटा वाला। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, यानी साइन और कोस का अनुपात का नाम आते ही क्या याद आएगा दिमाग में, टेन थीटा। कोस और साइन का अनुपात, अब देखो टेन का पता है तो कोट का अपने आप निकाल सकते हो, क्योंकि कोट किसका व्युत्क्रम होता है, टेन का। टेन का व्युत्क्रम कर दो, कोस को ऊपर ले लो, साइन को नीचे ले लो। ठीक है, तो ये रेशियो वाले फॉर्मूला हो गए दो। ठीक है, इनको बोल सकते हो रेशियो फॉर्मूला। ठीक है, अब बात इतनी दूर तक हो ही गई, आगे भी चलें। 5 नंबर तक बात हो गई हमारे फॉर्मूला की। अब आपके जो वैल्यूज वाली टेबल आती है जिसमें 0 डिग्री 30 60 45 90 जो भी दे रखा है, उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं उस टेबल के अंदर, वो भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, तो चलो उस टेबल की बात कर देते हैं। इतनी दूर तक मेरे हिसाब से तो सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। व्युत्क्रम सूत्र को याद रखना, मैं बता रहा हूं बार बार, मैं व्युत्क्रम सूत्र नहीं मिटा रहा हूं, इधर बता रहा हूं आपको वो जो टेबल थी, इनका काम कुछ भी नहीं है, एक बार इनको मिटा देता हूं। ठीक है, व्युत्क्रम सूत्र भी बार वापस लिख दूंगा मैं आपको। ठीक है, वापस लिख देंगे व्युत्क्रम सूत्र, एक बार मैं सबको क्लीन कर रहा हूं, शेल एंड क्लीन द बोर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी। विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात 6 थे जिनकी वैल्यूज डिग्री में होती है, उनके मानों की मैं सारणी बता रहा हूं। विशेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी। विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात जो अपने पास कितने थे, 6। 1 नंबर पर मेरे पास कौन सा था, साइन थीटा। 2 नंबर था कोस थीटा। 3 नंबर था टेन थीटा। 4 नंबर था कोट थीटा। 5 नंबर था सेक थीटा। 6 नंबर था मेरे पास कोसेक थीटा।
ठीक है, इनकी सारणी को समझ लेते हैं कि आखिर cos 0, cos 30, cos 45 की वैल्यू होती क्या है। बात करता हूं 0 डिग्री से, उसके बाद आती है 30 डिग्री, फिर आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री और फिर आता है 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखना इस टेबल को, इतना कोई नहीं समझाएगा आपको, अभी समझ लेना मौका है। क्लास में नहीं समझाए जाते सारणी, क्लास में सर यही बोलते हैं कि सारणी आपके मैथ्स की बुक के पेज नंबर 101 पर है, वहां से देखें और याद कर लें। ठीक है, अब देखना sin 0 की वैल्यू क्या होती है, कुछ भी नहीं पता है आपको, कैसे निकालते हैं। अब देखना मैं यहां पर कितना लिख रहा हूं, 0, 1, 2, 3 और 4, इन सभी में मैं किसका भाग लगा रहा हूं, 4 का। सभी को किससे डिवाइड कर रहा हूं, ये ट्रिक है इस सारणी की वैल्यू निकालने की। सभी को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, 4 से। जैसे ही मैंने 4 से डिवाइड किया, फिर मैं क्या करूंगा, इन सभी का रूट। ध्यान से देखना, मैं साइन की वैल्यू निकाल रहा हूं, साइन की पूरी सीरीज की। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनका रूट चल रहा है, कोई दिक्कत। 0/4 तो 0 ही होते हैं, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और 0 का रूट कितना हो गया मेरे पास, 0, तो मतलब sin 0 की वैल्यू निकल के कितनी आई मेरे पास, 0। रूट 1 का रूट कितना होता है, 1/4 का रूट कितना होता है, 2, तो sin 30 की वैल्यू निकल के कितनी आई, 1/2। इसी प्रकार रूट 2 का रूट 2 ही होता है, बटा 4 का कितना होता है, 2। अब बात इसकी आती है, तो मैं इसको देखो यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऊपर क्या चल रहा है मेरे पास, रूट 2, बट्टे में क्या है मेरे पास, सिर्फ 2, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 गुणा रूट 2, क्योंकि जैसे ही मैं रूट को रूट से गुणा करूंगा तो रूट तो हट जाएगा और वापस क्या आ जाएगा, 2। कहीं ऐसे मत कर देना कि रूट 2 गुणा रूट 2 कितना होता है, 4, कि भाई रूट से रूट हट गया, 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4। ऐसी कुछ भी बात नहीं है, इसमें केवल रूट से रूट ही हटेगा और संख्या केवल एक ही लिखी जाएगी। तो रूट 2 गुणा रूट 2 की वैल्यू वापस कितनी आ रही है, 4, यानी ये तो वही बात। अब देखो, एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, 1 बाई कितना बचा, रूट 2, यानी साइन 45 की वैल्यू मेरे पास निकल के कितनी है, 1/√2। ठीक है, अब डायरेक्ट समझते हैं साइन 60 की वैल्यू, रूट 3 का रूट 3 ही रहता है, 4 का कितना हो गया, 2, यानी 4 का रूट कितना हो गया, 2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। 4 से 4 कैंसिल कितना हुआ, 1 का रूट कितना आता है, 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोस थीटा की कैसे निकालते हैं, इन पूरी वैल्यू को घुमा दो, वहां से स्टार्ट कर दो लिखना, 90 वाली 0 की जगह लिख दो, मतलब इसको पूरा उल्टा कर दो। उल्टा किया, देखो 1 इधर आ गया, √3/2 इधर आ गए, 1/√2 वापिस इसकी सीध में आ गया, 1/2 यहाँ पर आ गया और 0 यहाँ पर आ गया। यानी साइन में जो 0 की वैल्यू 0 होती है, वो कोस में 0 किसकी होती है, 90 डिग्री की। मतलब इसको पूरा क्या किया मैंने, घुमा दिया। ठीक है, इनकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ एक बार वापस क्लियर से। साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, ध्यान में रहनी चाहिए सबको। साइन 60 की √3/2, साइन 90 की कितनी होती है, 1। बात करता हूँ टेन थीटा की। आप बोलोगे कि सर साइन की तो निकाल ली और कोस को उल्टा कर दिया, टेन की कैसे निकालोगे। रेशियो वाला फॉर्मूला सबको याद में रहना चाहिए। क्या था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि 0/1 क्या होता है, 0। ध्यान में रहना चाहिए कि 0 में 1 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 0। लेकिन 1 में 0 का अगर भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 0 नहीं आएगा, इन्फिनेट। क्या आएगा, अनंत। कैसे आएगा, 1 ले लिया, 0 लगाते रहो भाग, लगाते रहो भाग, शेषफल निकालते रहो। कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या, फिक्स वैल्यू, तो इसका क्या आएगा, अनंत। अब देखो ये कहाँ पर यूज आएगा अभी बताऊंगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन 0 की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो साइन 0 की रखूंगा, बटे में किसकी रखूंगा, कोस 0 की। साइन 0 की मेरे पास कितनी थी वैल्यू, 0,
बटा कोस जीरो की मेरे पास कितनी थी 1, तो 0/1 मैंने क्या बताया अभी 0, तो टेन जीरो की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 0। इसी प्रकार आप बाकी जो भी है उनमें भाग लगा के मतलब उन रेशियो में भाग लगा के निकाल सकते हो। टेन 30 की बात करता हूँ, टेन 30 की वैल्यू आएगी 1/√3, टेन 45 की होती है 1, टेन 60 की होती है √3 और टेन 90 की कितनी होती है अभी निकाल के बताता हूँ। साइन 90 की मेरे पास कितनी है, यहाँ पर देखो मान रखो साइन 90 का कितना है 1/cos 90 का मान कितना है 0, तो 1/0 मैंने अभी क्या बताया अनंत, तो टेन 90 की कितनी आ गई अनंत। बात करता हूँ कोट थीटा की, व्युत्क्रम सूत्र को याद करो कि टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है कोट थीटा, 1/कोट थीटा मैंने बताया, तो कोट थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ क्लास लंबी हो रही है। टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। देखो टेन कोट जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेन जीरो की उल्टी कर दो, टेन जीरो कितना है 0, तो 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा भाई 0 कैसे आया 0/1 बराबर कितना आया 0, ऐसे तो निकल के आया, तो इसका व्युत्क्रम करो क्या हो जाएगा 1/0, तो कितना आ जाएगा अनंत। तो कोट जीरो की मेरे पास कितनी रहेगी अनंत। कोट 30 की वैल्यू होती है √3, कोट 45 की 1, कोट 60 की होती है 1/√3 और कोट 90 की मेरे पास हो गई 0। सेक थीटा और कोसेक थीटा की भी आप वैल्यू व्युत्क्रम वाले सूत्रों से निकाल सकते हो कि सेक थीटा किसका व्युत्क्रम होता है कोस थीटा का। तो देखना मैं यहाँ पर सेक थीटा की डायरेक्ट पुटअप कर रहा हूँ कि कोस जीरो की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1, ठीक है, तो सेक जीरो की भी कितना 1 का व्युत्क्रम 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो व्युत्क्रम करते जाओ 2/√3, √2 जीरो का उल्टा क्या हुआ अनंत, अभी बताया मैंने, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया है 2 की वैल्यू निकाल के। कोसेक की देखो 0, 0 का व्युत्क्रम क्या हो गया अनंत, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 का व्युत्क्रम 2, इसका √2, इसका हो जाएगा 2/√3 और 1 का 1। तो आपके ये विशेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी कंप्लीट हो चुकी है। इससे आगे हम बात करेंगे कल वाले वीडियो में, जिसमें आपके त्रिकोणमितीय सर्वै समीकरणों से संबंधित टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड अपने स्कूल के चैनल, अपना ही चैनल है किसी और का नहीं है, एसवीएस स्कूल कानूता नाम से चैनल है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।